हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया था बंगाल के विभाजन का, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत अधिवेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास। और इस संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम अलग अलग चार्टर, कानून जो है उनके बारे में जानेंगे। देखिए, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण किसी एक निश्चित समय पर नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ है। ये डेवलप हुआ है ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन के साथ ही हुई थी। तो भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत आता है, और एक वो जो ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन के साथ में किस प्रकार से कौन कौन से चार्टर आए थे। तो चार्टर मतलब होता है आदेश पत्र, या इसे आप कानून के रूप में भी समझ सकते हैं। तो 1600 का जो चार्टर था, इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के बहुत अधिकार दिए गए। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या थी? एक व्यापारिक कंपनी थी। उसका मकसद क्या था? व्यापार करना, धन कमाना। तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए बहुत धन एकत्र किया, और यूँ कहा जाए कि भारत का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो अव्यवस्था फैली, और ऐसे में फिर इसके कार्यों को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां थी उन पर नियंत्रण रखा गया। तो भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार का ये पहला प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप था। अब देखिए, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ विशेषताएं थी। सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी विशेषता थी वो ये कि बंगाल का जो गवर्नर था उसका पदनाम चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले कहा जाता था बंगाल का गवर्नर, और अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था उसका नाम। तो मद्रास के, बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, और ये प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको इन सारे वीडियोस की पीडीएफ उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे, और इसी के साथ ही इस एक्ट के माध्यम से 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये तो बात हो गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इसके माध्यम से द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी जो थी उसकी शुभारंभ हुआ था। यहाँ पे देखिए कि कंपनी के एक तो थे राजनीतिक कार्य और एक थे व्यापारिक कार्य। तो दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखेगा, और एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के राजनीतिक मामले जो है उनको देखेगा। तो इस प्रकार से द्वैध शासन व्यवस्था जो थी इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 जो था, इसके माध्यम से कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था, मोनोपोली जो थी, उसको समाप्त कर दिया गया, और कुछ प्रतिबंधों के साथ उनको भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 जो है, ये इसके माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो
पहली बार एक ऐसी सरकार बनने जा रही थी जिसका उस क्षेत्र पर जो ब्रिटिश कब्जे में था, ऐसा जो भी भारतीय क्षेत्र था जो ब्रिटिश कब्जे में था, उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण था। तो पहले जो भारत के गवर्नर जनरल बने पूरे भारत के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आते आते क्या बन गई थी, एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। और सिविल सर्विस के चयन के लिए जो आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, उसके लिए एक ओपन कंपटीशन का स्टार्ट करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया था, इस एक्ट के माध्यम से। और है 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे गवर्नर जनरल जो थे उनके लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया और उसका नाम दिया गया भारतीय विधान परिषद। तो इस प्रकार से 1853 का ये चार्टर एक्ट था। अब इसके बाद में 1857 में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। इसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कह सकते हैं, सिपाही विद्रोह भी कह सकते हैं। तो इसके बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में जो सुधार आने वाले टाइम में किए जाने थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या बन गया था कि ऐसी जो घटना है, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। तो अब जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, वो एक तरीके से कहा जा सकता है भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो तो उसको समाप्त कर दिया गया, और भारत का जो शासन था वो सीधा किसके अधीन हो गया, ब्रिटिश महारानी के अधीन। और महारानी कौन थी उस समय, विक्टोरिया। साथ में यहाँ जो अभी तक हमने पढ़ा भारत का गवर्नर जनरल, तो यहाँ फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का गवर्नर जनरल जो था उसका पद नाम फिर से यहाँ चेंज किया गया और उसे कर दिया गया वॉइस रॉय। पहले कहा जाता था गवर्नर जनरल और अब कहा जाने लगा भारत का वॉइस रॉय। तो पहले वॉइस रॉय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। फिर जो वॉइस रॉय थे ये बने लॉर्ड कैनिंग, और एक नया पद यहाँ पे आया जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव। एक नया पद यहाँ पे आया जिसका नाम था भारत का राज्य सचिव, और 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। उस 15 सदस्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता था, भारत सचिव। यानी कि इसे भारतीय प्रशासन पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की पावर दी गई थी। आप इस पद को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी हम जो आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे उसमें ये पोस्ट, इसका नाम बार बार आएगा। तो भारत सचिव की सहायता के लिए बनी 15 सदस्यीय काउंसिल या परिषद। उसके बाद में है भारत परिषद अधिनियम 1861। अब 61 के माध्यम से क्या चेंज लाया गया, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। और जैसे बनारस के राजा थे उनको मनोनीत किया गया, इसके अलावा और भी एक दो व्यक्ति थे जिनको मनोनीत किया गया। यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिए गए और उन सबको अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया। तो यही आगे चल कर के भारत में जो कैबिनेट सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी, उसकी शुरुआत थी या उसकी नींव यहीं से पड़ी थी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 की, 1892। इसमें जो विधान परिषद के कार्य थे उनमें वृद्धि कर दी गई
और साथ में इस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि देखिए इस एक्ट को लाने से पहले कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो भी आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद में ये डिमांड उठी थी कि भारत के लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, कानून के निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा उनको शामिल किया जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। तो इस वजह से ये एक्ट पारित किया गया था, ये कानून लाया गया था। अब उसके बाद में आता है भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 जो है इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब देखिए मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। मार्ले जो थे वो थे भारत सचिव और मिंटो जो थे वो थे वॉइस रॉय। तो इस वजह से दोनों के नाम पर इनको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। और वैसे है ये भारत शासन अधिनियम 1909। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसे लाने की आवश्यकता क्यों हुई। क्योंकि देखिए कांग्रेस जो थी उसके द्वारा बार बार सुधारों की मांग की जा रही थी। आपने मुस्लिम लीग का जब अध्ययन किया तो उसमें हमने जाना था कि एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल जो था वो वॉइस रॉय से मिला था। वॉइस रॉय थे लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो से मिलकर के डिमांड की गई थी कि एक पृथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए और मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिले। बाद में ठीक है कि मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। तो आप जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी वो थी डिवाइड एंड रूल। तो इन्होंने एक तरफ तो इन्होंने क्या किया कि जो उदारवादी थे, जो नरम दल वाले थे, उनको तो इन्होंने प्रसन्न करने की कोशिश की, संतुष्ट रखने की कोशिश की। और जो गरम दल वाले थे, जो उग्रवादी विचारधारा के थे, उनके दमन को इन्होंने तीव्र किया, उनको कुचलने की कोशिश की। तो 1909 का जो अधिनियम है इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। हालांकि इसमें जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्या बहुत कम थी और उनका चयन जो था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था, यानी कि आम जनता नहीं चुनती थी उनको चुनते थे जमींदार, व्यापारी वर्ग है या कोई लोकल बॉडी है, कोई स्थानीय संस्था है, उनके द्वारा चयन होता था। तो केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसमें तो जब इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि हुई तो वो तो 16 से बढ़ के 60 हो गई थी। और जो अलग अलग प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें अलग अलग संख्या में वृद्धि हुई थी। फिर यहाँ पर इनके जो कार्य थे उनका दायरा भी बढ़ा, जैसे बजट पे संकल्प रखना इत्यादि। फिर यहाँ इम्पोर्टेंट एक प्रश्न बनता है कि पहली बार कोई ऐसा भारतीय था जिसको कि वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी कि जो कार्यकारी परिषद थी, उसके साथ में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। तो पहले जो भारतीय सदस्य थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इसके साथ में ही इस एक्ट का जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस एक्ट ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया था। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कुछ सीटें ऐसी होंगी जो मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित रखी गई और उनको मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे। तो उसने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे यही आगे चल के भारत में विभाजन का कारण भी बनी। तो इसी वजह से, क्योंकि उस टाइम वॉइस रॉय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे, तो उन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक
ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये आज हमने पढ़ी है 1909 के एक्ट की विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।